हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। चलिए 1 मिनट दीजिए। क्या है आज का टॉपिक? ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, जिसको हम बोलते हैं डाउनी मेल्ड्यू ऑफ बाजरा। इस नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक बात। चलिए हेडिंग डालते हैं, ग्रीन ईयर डिजीज। ग्रीन ईयर भी बोल सकते हैं या डाउनी मेल्ड्यू। चलिए, होस्ट कौन है इसका, किसमें हो रही है ये डिजीज? हो रही है बाजरे में। तो इसका होस्ट है बाजरा। बाजरा का बोटेनिकल नेम क्या है? पेनिसिटम टाइफॉइड्स। पेनिसिटम टाइफॉइड्स। ठीक बात। अब कौन सा पैथोजन है जो बाजरे में डिजीज कॉज कर रहा है? उसको हम बोलेंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ये भी एक फंगल पैथोजन। ठीक, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। अब देखते हैं इस पैथोजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात तो ये एक एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट मतलब सेल के अंदर रहता है, होस्ट सेल के अंदर अपनी डिजीज साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब ये अपनी पूरी लाइफ टाइम में अगर ये इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अपनी लाइफ साइकिल बिना किसी प्लांट को डिजीज कॉज करे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करे। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इट विल कॉज डिजीज। ये एक इंटरसेल्युलर पैरासाइट। कैसा पैरासाइट है? इंटरसेल्युलर पैरासाइट। चलिए कुछ फीचर्स देखते हैं स्क्लेरोस्पोरा के। देखा, ये इंटरसेल्युलर पैरासाइट है। इंटरसेल्युलर पैरासाइट है। ये एंडो पैरासाइट है और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट। चलिए, ऑल्सो इट इज अ टाइप ऑफ फंगल पैथोजन। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला कैसा पैथोजन है? फंगल पैथोजन। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं कि जिस प्लांट में ग्रीन ईयर डिजीज होगी उसके क्या क्या सिम्टम्स देखे जाएंगे। मेनली दो तरीके के सिम्टम्स देखते हैं। पहला है डाउनी मेल्ड्यू और दूसरा है ग्रीन ईयर। डाउनी मेल्ड्यू में क्या होता है? पहली बात तो ये कहाँ हो रहा है? लीव्स में हो रहा है। प्राइमरीली लीव्स पे होता है ड्यू टू स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया एक तरीके के स्पोर्स हैं, ठीक है, जो कि कहाँ बनते हैं? लीव्स पे बनते हैं और लीव्स में डिजीज कॉज कर रहे हैं, लीव्स में ऊपर डिजीज कॉज कर रहे हैं। और ये जो स्पोरेंजिया है कहाँ से बनते हैं? स्पोरेंजियो फोर से बनते हैं। ठीक, चलिए सिम्टम्स देखें तो चलो सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स मेनली दो तरीके में देखने को मिलती है। एक हम देखेंगे डाउनी मिल्ड्यू और एक देखने को सिम्टम मिलेगा ग्रीन। चलिए डाउनी मिल्ड्यू देखते हैं फर्दर। डाउनी मिल्ड्यू हमने बोला कि कहाँ हो रहा है? लीव्स पे हो रहा है। कहाँ कॉज हो रही है डाउनी मिल्ड्यू? लीव्स पे डाउनी मिल्ड्यू हो रही है। और किसके थ्रू हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? स्पोरेंजिया के थ्रू। और स्पोरेंजिया कहाँ से बनते हैं? स्पोरेंजियो फोर्स से बनते हैं। स्पोरेंजियो फोर्स। ठीक है। और ये स्पोरेंजिया है, ये क्या है? एक तरीके का स्पोर है। अब स्पोर्स कहाँ कब बनते हैं? जब क्या होता है पैथोजन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। ठीक, क्या होगा प्लांट्स में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तब ये स्पोर्स बनते हैं। कौन से स्पोर्स बनते हैं? स्पोरेंजिया। नेक्स्ट इज ग्रीन ईयर। दूसरा हमारा सिम्टम है ग्रीन ईयर। ग्रीन ईयर में क्या होता है? पहली बात तो ये इनफ्लोरोसेंस को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फ्लोरोसेंस, किसको इन्फेक्ट करेगा? इनफ्लोरोसेंस को इन्फेक्ट करेगा। चलिए लिखते हैं
ग्रीन ईयर है, इसको इन्फेक्ट कर रहा है इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस क्या होता है? देखिए, सपोज ये बाजरे का प्लांट है, ग्रेन्स कहाँ बनते हैं? ईयर पे बनते हैं, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ना, इसको हम बोल देते हैं ईयर। और ये सब क्या है? ग्रेन्स है, ये बाजरे के सीड है। तो अब ये इसको इन्फेक्ट करता है, ग्रीन ईयर इस इन्फ्लोरोसेंस को इन्फेक्ट करता है और कैसा बना देता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, यहाँ से बन जाती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इन्फ्लोरोसेंस की हो जाएगी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनती है? क्योंकि इसके सेल्स में क्या होती है? हाइपरट्रॉफी। इसके सेल्स में इनफ्लोरोसेंस जो है, इनफ्लोरोसेंस मतलब ईयर, ईयर के जो सेल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? हाइपरट्रॉफी शो करते हैं। व्हाट इज हाइपरट्रॉफी? हाइपरट्रॉफी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसी स्थिति है जहां पे क्या होता है? हाई सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? हाई सेल डिवीजन। और इस हाई सेल डिवीजन के वजह से प्रॉपर इनफ्लोरोसेंस डेवलप नहीं होता, लेकिन एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। ठीक बात, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, ये कब होता है? जब प्लांट इन्फेक्टेड होगा। ठीक बात, चलिए, ये तो थी हमारी दो मेन सिम्टम्स। और कुछ अब नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लांट अपीयर स्टंटेड, प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, प्लांट ड्वार्फ हो जाता है, स्टंटेड हो जाता है। सिक, पेल येलो इन कलर, पेल येलो इन कलर हो जाएगा। लीव्स बिगिन टू शो क्लोरोसिस इन स्ट्रीक ऑन अपर सरफेस, लीव्स जो होती है वो क्लोरोसिस शो करती है। मतलब लीव्स का कैसे कलर होता है? नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। वही क्लोरोफिल क्या होता है? डिग्रेड होने लग जाता है और वहां पे क्लोरोसिस शो होती है। कहाँ पे? ऑन द अपर सर्फेस। लीव्स है, लीव्स की अपर सरफेस पे क्या देखने को मिलेगा? हमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, हमने दो सिम्टम्स देख लिए थे, एक था डाउनी मिल्ड्यू, एक देख लिया था ग्रीन ईयर। नेक्स्ट हो जाएगा स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ। फिर होगा क्लोरोसिस, क्लोरोसिस ऑफ लीव्स। लीव्स के अंदर क्लोरोसिस होगा, वो भी कहाँ पे? अपर सरफेस पे होगा। while the lower surface shows the growth of downy fungus, डाउनी फंगस का ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है? ऑन द लोअर सरफेस। जो डाउनी मिल्ड्यू हमने अभी स्टेज देखी थी, ये स्टेज लीव्स पे हो रही थी, लीव्स के कौन से पार्ट पे हो रही थी? लोअर पार्ट पे, लोअर सरफेस पे। ठीक, नाउ द क्लोरोटिक एरियाज टर्न्स ब्राउन, जिस साइट पे, जिस एरिया पे क्लोरोसिस हुआ था, है ना, लीव्स की जिस एरिया पे क्लोरोसिस हुआ था, वो कौन से कलर की हो जाती है? ब्राउन कलर की हो जाती है। एंड शेडिंग ऑफ लीव्स अकर, लीव्स की शेडिंग होने लग जाएगी, सेनेसेंस होने लगता है लीव। सिंस द पार्ट plant is unbranched, the disease causes stimulation of nodal bud and lateral shoot develops, which is an abnormal character. अब क्या देखा जाता है? नॉर्मली प्लांट कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है। नॉर्मली बाजरे का प्लांट कैसे होता है? अनब्रांच्ड होता है। लेकिन जब उसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा होगा, जैसे ये है नॉर्मल प्लांट, ये मैंने आपको बताया, ये इनफ्लोरोसेंस है, यहाँ पे लीव्स प्रेजेंट होंगी। ठीक, ये है प्लांट, नॉर्मल बाजरे का प्लांट है। अब क्या होगा कि ये जो नोड्स है, इन नोड्स में क्या होगा? स्टिम्युलेशन होगा। डिजीज कॉजेज स्टिम्युलेशन ऑफ नोडल बड्स, और यहाँ से अब लेटरल बड्स निकलेंगी और ब्रांचेस बनेंगी। ये जो नोड्स हैं, यहाँ से ब्रांचेस बनेंगी। अब इन ब्रांचेस को हम बोल देंगे लेटरल ब्रांचेस। ठीक, इन ब्रांचेस पे भी लीव्स बनेंगी और क्या होगा? इनफ्लोरोसेंस देखने को। ठीक, लेटरल ब्रांचेस बनेंगी, तो मतलब अब प्लांट कैसा हो गया? जब डिजीज कंडीशन में है तो ब्रांच्ड हो गया। तो नॉर्मली प्लांट इज अनब्रांच्ड, लेकिन जब डिजीज इसके अंदर हो रही होती है, अंडर इन्फेक्शन और अंडर डिजीज कंडीशन, डिजीज्ड कंडीशन, कैसा हो जाएगा? ब्रांच्ड हो जाएगा। समझ आया क्यों ब्रांच्ड होगा? क्योंकि इसकी जो नोडल पार्ट है वो स्टिमुलेट हो जाता है और वहां से लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन। Now, the green color of the leaves may change wholly or partly to whitish or brown. जो leaves का brown green color है वो कैसे होने लग जाएगा? white या brown color का हो जाएगा। Number of spikelets increase, देखिए जैसे ही branching बढ़ती है वैसे ही number of spikelets पहले तो एक थे जब unbranched था, लेकिन जब branch condition में हो जाएगा तो हर branch के साथ एक एक inflorescence develop होगी।
तो number of spikelets increase. Different structure of spikelets like glumes, stamens and gynoecium modifies into giant sterile structures. अब इसके अंदर sterility देखने को मिल जाती है. जितने भी fertile part होंगे प्लांट का, fertile part मतलब जो reproduction कर रहा है, जो reproduction के capable है, जैसे हो सकता है stamen and gynoecium. Stamen is the male reproductive part, gynoecium female reproductive part. ये कैसे होने लगेगा? Sterile हो जाएगा. नॉर्मली फर्टाइल होता है लेकिन जब डिजीज कंडीशन होती है तब कैसा हो जाएगा? ये स्टेराइल हो जाएगा. द ईयर ऑफ बाजरा बिकम्स पार्टली और कंप्लीटली स्टेराइल ड्यू टू इन्फेक्शन. जो इसके सीड्स होंगे और जो ईयर है, ईयर में किसका डेवलपमेंट हो रहा था? इनफ्लोरेसेंस में सीड्स बन रहे थे, तो जो सीड्स हैं वो भी कैसे हो जाएंगे? स्टेराइल हो जाएंगे. ओके. नाउ the growth becomes stunted and many times inflorescence do not develop. जो growth होती है वो stunted तो हो ही जाती है, प्लांट की growth बिल्कुल कम हो जाती है और क्या हो जाएगा? inflorescence कई बार तो बनता ही नहीं है, develop ही नहीं हो पाता. The diseased dwarf plant dies at immature stage. और ये diseased dwarf plant है, ये कहाँ पे? immature stage में most probably इसकी death हो जाती है. The diseased plant becomes more dense due to proliferation of leaves and branches. अब जैसे जैसे इसके अंदर ब्रांचेस और बढ़ती हैं, इसके अंदर लीव्स बढ़ेगी, इनफ्लोरेसेंस होगा, तो ये कैसा हो जाएगा? थोड़ा इसका डेंस हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा घना हो जाता है. ठीक. तो ये तो थी सारी सिम्टम्स कि जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलती है नॉर्मली डिजीज्ड बाजरे के अंदर, डिजीज्ड प्लांट के अंदर. ठीक. अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी पैथोजन स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला. ठीक बात. तो अब हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी. अब हम थोड़ा पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे, पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे. पैथोजन कौन है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला. इसके बारे में पढ़ते हैं. चलिए, ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला के हमने कुछ फीचर्स देखे. क्या देखे? कि ये एंडोपैरासाइट है, इंटरसेलुलर और ऑब्लिगेट पैरासाइट. ठीक है. चलिए, ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, मेंबर ऑफ क्लास ऊमाइसीड्स. फंगल पैथोजन की कुछ क्लासेस हैं, फंगस की कुछ क्लासेस है, ऊमाइसीड्स, जाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स एंड ड्यूटेरोमाइसीड्स. ये किसका मेंबर है? ऊमाइसीड्स का. माइसीलियम इज सिनोसिटिक. इसका माइसीलियम कैसा होगा? सिनोसिटिक माइसीलियम होगा. सिनोसिटिक माइसीलियम कैसा होता है? चलिए, इसका माइसीलियम होगा सिनोसाइटिक माइसीलियम. वो माइसीलियम जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती. चलिए, ये एक हाइफे है, इसके अंदर मल्टीपल क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इसके अंदर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ. इसमें क्या है? मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट. क्या है? मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट, नो साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस नहीं है तो मतलब नो सेल वॉल. इसके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ और ये एक सिनोसिटिक माइसीलियम. ठीक. इसके अंदर सेप्टम नहीं होगा, मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे. मेड ऑफ ब्रांच्ड फंगल हाइफे. किसका बना हुआ होता है? ब्रांच्ड फंगल हाइफे का. These fungal hyphae are found in intercellular spaces of mesophyll cells of vascular bundle of host leaves. और ये जो ब्रांच्ड फंगल हाइफे होता है, ये कहाँ मिलता है? इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? लीव्स में. अब लीव्स की जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती है मेसोफिल सेल्स में, वहां पे ये प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये देखिए, ये सेल्स हैं, ये देखिए, ये है अपनी होस्ट सेल्स. ठीक. इन होस्ट सेल्स के बीच में ये माइसीलियम प्रेजेंट है. ये देखिए, ये माइसीलियम है, ये ब्रांच्ड है, एक ब्रांच इस सेल में गई, एक ब्रांच इस सेल में गई. ठीक. ये है माइसीलियम, ये है एक हाइफे, इसको हम बोल देंगे फंगल हाइफे. ठीक. और ये है होस्ट सेल्स और ये है हॉस्टोरिया. ये जो हर सेल में एक बटन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, हम इसे बोलते हैं हॉस्टोरिया. और ये सिनोसाइटिक माइसीलियम है. सिनोसाइटिक माइसीलियम है मतलब इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल. अब ये बटन लाइक हॉस्टोरिया जो है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम सेल्स. जो स्टेम की सेल्स होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये बटन लाइक हॉस्टोरिया. हॉस्टोरिया क्या होते हैं? हॉस्टोरिया एक ऐसी कंडीशन है, हॉस्टोरिया एक ऐसा पार्ट है या कंडीशन है जो कि क्या होता है? सेल्स के अंदर जाता है और नरिशमेंट सक करता है.
नरिशमेंट ऑफ पैथोजन, पैथोजन को नरिशमेंट प्रोवाइड करा। और ये पैथोजन कहाँ से सक करेगा? ये पैथोजन ये जो हॉस्टोरिया है, ये जो बनता है, ये स्ट्रक्चर होती है ऐसी, क्या होगा जिसमें सपोज ये बटन लाइक हॉस्टोरिया था, ये हॉस्टोरिया बना और इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया हॉस्टोरिया। ये क्या करेगा? हर सेल में जाएगा और वहां से नरिशमेंट सक करेगा और किसको प्रोवाइड कराएगा? पैथोजन को प्रोवाइड कराएगा। ठीक, सक आउट दी नरिशमेंट या फूड बोल सकते हैं, फूड फ्रॉम होस्ट सेल्स, होस्ट सेल से ये नरिशमेंट लेगा और किसको जाके देता है? पैथोजन को जाके देता है। ठीक, अब ये तो देखा था हमने बटन लाइक हॉस्टोरिया, एक होता है फिंगर लाइक हॉस्टोरिया। ये देखिए, ये हॉस्टोरिया है और ये कैसा है? फिंगर लाइक हॉस्टोरिया है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर। स्टेम में बटन लाइक हॉस्टोरिया प्रेजेंट होता है, तो लीव्स के अंदर ये वाला हॉस्टोरिया प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया पेनिट्रेट्स होस्ट सेल टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। क्या करेगा? ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करेगा, सब करेगा और किसको जाके देगा? फंगल पैथोजन को जाके देगा। द सेल वॉल ऑफ फंगल हाइफे इज जेलेटिनस। जो फंगल हाइफे की जो सेल वॉल बनी है वो कैसी है? जेलेटिनस है, जेलेटिनस है, जेल की बनी हुई है। Parasitic mycelium aggregate in substomatal cavity after growing vegetatively in the leaves of host plant. अब ये जो माइसीलियम है, ये इन्फेक्टिव माइसीलियम है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया पैरासिटिक माइसीलियम। ये कहाँ जाके डेवलप हो रही होती है? लीव्स पे। लीव्स में भी जो स्टोमेटा होता है, जो सब स्टोमेटल कैविटी होती है, वहां पे जाके ये क्या होती है? डेवलप होती है। नाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोफोर, हमने नहीं पहले ही बता दिया था कि जो स्पोर्स होते हैं कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जो होते हैं स्पोरेंजियोफोर्स, डेवलप ऑनटू द टिप्स ऑफ डेंस मास ऑफ फंगल हाइफे। फंगल हाइफे है, चलिए ये फंगल हाइफे था। एक मिनट, चलो, फंगल हाइफे है ये एक, सपोज ये एक फंगल हाइफे था हमारा। फंगल हाइफे की टिप पे क्या ग्रो करेगा? स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर कैसा होता है? एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है ब्रांच, जिसके टिप पे आके कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं? स्पोरेंजिया। ठीक, ये है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर कौन से स्पोर्स बन रहे हैं? इनका नाम है स्पोरेंजिया। और इनके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है स्पोरेंजियोफोर, कहाँ बन रही है? ऑन द टिप ऑफ हाइफ। पैरासिटिक हाइफे है, उसके टिप पे बनती है। चलिए, स्पोरेंजियोफोर्स आर इरेक्ट, रोबस्ट एंड स्मॉल स्टॉक स्ट्रक्चर। ये जो स्पोरेंजियोफोर है ये कैसा है? स्मॉल और इरेक्ट है, ब्रांच है, और इसके ऊपर किसके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं? कौन से स्पोर्स बन रहे हैं? स्पोरेंजिया। Now the basal part of sporangiophore is branched while upper part is irregularly branched. Branched होता है, लेकिन जो basal part होता है, नीचे वाला part होता है, वो क्या होता है? Is branched. नीचे वाला part is branched and ऊपर वाला part is irregularly branched. ये एक aseptate structure होती है, इसके अंदर भी cell wall नहीं बनते. Sorry. Terminal branches of sporangiophore are finger-like where elliptical और hyaline conidia और sporangia are developed. ये देखिए, हमने देखा कि जो स्पोरेंजियोफोर थे, स्पोरेंजियोफोर के टिप पे क्या बने? स्पोरेंजिया बने, या हम इन स्पोरेंजिया को कोनिडिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन स्पोर्स को हम कोनिडिया भी बोल सकते हैं। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं कौन? स्पोरेंजिया या कोनिडिया। और स्पोरेंजिया की शेप कैसी होगी? देखिए, सर्कुलर होती है और इनमें एक छोटी सी बीक का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये है एक स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया या कोनिडिया। स्पोरेंजिया स्पोर है ये। ठीक, क्लियर बीक लाइक स्ट्रक्चर होती है या आउटग्रोथ होती है ऑन द अपर लेयर ऑफ कोनिडियम कॉल्ड पैपिला, और इसको हम क्या बोल देते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे पैपिला। ओके, चल नाउ, कोनिडिया आर जनरली प्रोड्यूस्ड एट नाइट। ये जो कोनिडिया है ये कब प्रोड्यूस हो रहे हैं? नाइट में।
एंड दे सेपरेट एंड गेट डिस्पर्स्ड इन द एयर इन द मॉर्निंग। और ये विंड से डिस्पर्स होते हैं, तो विंड कब, मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग इट गेट्स सेपरेटेड एंड डिस्पर्स्ड। द फंगल पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एट द लास्ट स्टेज ऑफ होस्ट वेजिटेटिव ग्रोथ। चलिए, ये तो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बना, वेट अ सेकंड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे कौन सी स्ट्रक्चर बनी, स्पोर्स बने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। अब होगा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अभी तक हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसके अंदर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, एक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसका नाम है oogonia, और एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसका नाम होगा एंथ्रीडियम। ठीक बात, एक होगा ऊगोनियम और एक होगा एंथ्रीडियम। अब क्या होता है, चलिए इनकी स्ट्रक्चर समझते हैं कि ऊगोनियम और एंथ्रीडियम कैसे दिखते हैं। ये है ऊगोनियम। ऊगोनियम के अंदर प्रेजेंट होगा एग, बाहर वाला को हम बोल देंगे यहाँ पे पेरिप्लाज्म प्रेजेंट है इसके साथ। ये है एग, और एग को ही हम बोल देंगे ooplazm। ठीक, और ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है किसकी, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर होगा एक मेल गैमेट। चलिए एंथ्रीडिया का ऐसे समझते हैं कि एंथ्रीडिया इनिशियली कैसे होता है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है पहले एंथ्रीडिया, एंड इवेंचुअली जैसे जैसे मच्योर होता है सिर्फ एक न्यूक्लियस बचता है, और यही न्यूक्लियस को हम बोलते हैं मेल गैमीट। ठीक बात, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये है एंथ्रीडियम, और ये क्या है, oogo। ठीक बात, चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। हमने देख लिया कि ऊगोनियम बना, एंथ्रीडियम बना। अब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ प्रेजेंट है ऊगोनियम, यहाँ प्रेजेंट है एंथ्रीडियम। अब क्या होगा, एंथ्रीडियम एक स्ट्रक्चर बनाएगा, उस स्ट्रक्चर का नाम है फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ठीक, और इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू क्या आएगा, मेल गैमीट ट्रैवल होगा। मेल गैमीट ट्रैवल होगा और किसके पास आ जाएगा, ऊगोनियम में आ जाएगा। ठीक बात, ऊगोनियम में अपना खुद का इसके पास एग भी है, और अब इसके पास एक मेल गैमीट भी आ गया। ठीक बात, ये है फीमेल गैमीट, और ये इसका खुद का है मेल मेल गैमीट, जो कि एंथ्रीडियम से है। अब इसके अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा, न्यूक्लियस क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और क्या एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे oogo। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है oogonia, ये एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर है, रेस्टिंग स्पोर बोल सकते हैं, या एक रेस्टिंग स्टेज बोलेंगे। ये इन्फेक्टिव नहीं है अभी, ये इन्फेक्ट कब करेगी, जब इसके पास फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, और नेक्स्ट साइकिल जब चलेगी तब इसके अंदर ऊगोनिया इन्फेक्ट करता है। ये अभी रेस्टिंग स्पोर बना। ठीक बात, चलिए ये देखिए, ऊगोनियम है, एंथ्रीडियम है, एग प्रेजेंट है, ooplazm प्रेजेंट है, पेरिप्लाज्म प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी, दो न्यूक्लियस आए और इस न्यूक्लियस से बना oospore। ठीक, क्या बना, oospore बना। मैंने यहाँ ऊगोनिया लिख दिया है, यहाँ बनता है oospore।
ये एक रेस्टिंग स्पोर है। ठीक है, ठीक बात। चलिए, समझ आ गया कैसे होता है इसके अंदर सेक्सुअल साइकिल कैसी चलती है। चलिए, एक बार इसकी लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं। A mature oogonium is spherical structure differentiated into periplasm, ooplasm और egg। spherical structure होती है oogonium की, जो मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर पेरिप्लाज्म, ooplasm और egg प्रेजेंट होता है। एंथ्रीडियम जो होगा इट्स क्लब शेप्ड एंड एट द बिगिनिंग इट इज मल्टीन्यूक्लिएट। इनिशियली ये मल्टीन्यूक्लिएट होता है, लेकिन एट मैच्योरिटी सिर्फ एक न्यूक्लियस बचता है और वही मेल गैमीट की तरह काम करता है। Mature antheridium and oogonium comes in contact. Fertilization takes place with the help of fertilization tube. Fertilization tube बनती है जब दोनों reproductive structures mature हो जाते हैं. Fertilization results in the production of thick walled spherical structure oospore. Fertilization के बाद क्या होगा, जो structure बनेगी दोनों न्यूक्लियस के फ्यूज होने से, उस structure को हम बोलेंगे oospore. क्या बोलेंगे, oospore बोलेंगे। और ये एक resting stage है, resting stage है। तो द वॉल ऑफ oospore इज तीन लेयर की बनी हुई होती है। जो oospore होगा उसकी वॉल तीन लेयर की बनी होगी। आउटर मोस्ट इज एपीस्पोर, एक्सोस्पोर एंड इनर मोस्ट इज एंडोस्पोर। आई बात समझ। चलिए, अब हम पढ़ेंगे डिजीज साइकिल की डिजीज साइकिल कैसे होती है। चलिए, ये आप डायग्राम देखिए, यहाँ से आपको समझ आएगा कि डिजीज साइकिल कैसे होती है, क्या होता है इस डिजीज साइकिल में। चलिए, ये देखिए, हमने क्या पढ़ा कि स्पोरेंजियोफोर होगा। ये स्पोरेंजियोफोर है। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। ठीक, स्पोरेंजियोफोर बेयरिंग स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया नाइट कब डिस्पर्स होंगे, इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में ये स्पोरेंजिया जो है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये डिस्पर्स हो गए विंड के थ्रू। ठीक, अब जिन स्पोरेंजिया के पास फ्लैजुला प्रेजेंट होता है हम उन्हें बोल देंगे जूस्पोर, और जिनके पास फ्लैजुला नहीं प्रेजेंट होता हम उनको बोल देंगे रेस्टिंग जूस्पोर। ठीक बात। अब क्या होगा, ये जूस्पोर या जो रेस्टिंग जूस्पोर है, अब ये जर्मिनेट करेंगे। कहाँ जर्मिनेट करेंगे, प्लांट पे जर्मिनेट करेंगे। और क्या बनाएंगे, फंगल हाइफे बनाएंगे। ये ब्रांच स्ट्रक्चर बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे, लीव्स पे बनाएंगे। ठीक, और ये जो फंगल हाइफे है, इनकी टिप्स पे क्या बनेगा, कुनीडियोफोर बनेगा या स्पोरेंजियोफोर बनेगा। फिर यही स्पोरेंजियोस्पोर वापस स्पोरेंजिया बनाएगा और ये साइकिल होती रहेगी। तो इसको हम बोल देंगे इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। क्यों, क्योंकि इससे फंगल हाइफे बन रहे हैं, फिर वापस से कुनीडियोफोर स्पोरेंजियोफोर बन रहा है, फिर ये रिलीज हो रहे हैं विंड में, फिर ये वापस फिर ये क्या बनाएंगे, स्पोर्स बना रहे हैं। अगर इनके पास फ्लैजुला है तो वो जूस्पोर होगा, और नहीं है तो वो रेस्टिंग जूस्पोर होगा, फिर वापस जर्मिनेशन होगा, फंगल हाइफे बनेगा। मतलब ये लंबी साइकिल चल रही होती है, तो हम इसे बोल देंगे इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। एक होता है डायरेक्ट जर्मिनेशन। डायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है कि कुनीडिया रिलीज हुए, रिलीज होने के बाद डायरेक्ट जर्मिनेट कर जाएंगे और क्या बनाएंगे, हाइफे बनाएंगे। यही हाइफे वापस कुनीडियोफोर बनाएगा, वापस इसमें कुनीडिया बनेंगे। तो ये डायरेक्ट जर्मिनेशन। ठीक, ये है डायरेक्ट जर्मिनेशन। समझ आई, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल है। आ गई आप बात को समझ कि कैसे क्या बने, कुनीडिया और स्पोरेंजिया बने, जो कि क्या कर रहे हैं, प्लांट को आगे इन्फेक्ट कर रहे हैं। क्या बना के, फंगल हाइफे बना के। फंगल हाइफे वापस कुनीडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर बनेगा उनके लीव्स में और आगे इन्फेक्शन कैरी करेगा। तो ये है हमारे डिजीज साइकिल। चलिए, एक बार देख लेते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन occurs through oospore or mycelium present in the seeds on the diseased ear। अब क्या होगा, जो oospore था, जो हमने जिसकी बात करी थी, जो रेस्टिंग oospore था, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बना था, वो क्या होता है, वो सीड्स में प्रोड्यूस हो रहा है ऑन द डिजीज्ड ईयर। उन ईयर्स, जो डिजीज्ड ईयर है, उनकी सीड्स पे प्रोड्यूस हो रहा है। आफ्टर रिटर्निंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन, द oospore present in the soil germinates and enters the young seedling of host through the underground part and causes primary infection। अब क्या होगा, देखिए, जो हमने बनाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक स्ट्रक्चर बनी थी, एक स्पोर बना था, उसका नाम क्या था, oospore। ये oospore कौन सी कंडीशन में थी, रेस्टिंग कंडीशन में। ठीक, और ये कहाँ आके गिर गई थी, सॉइल में। ठीक, सॉइल में आ गई थी। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, फेवरेबल कंडीशन से मतलब है कि वापस जब इसके पास प्लांट आएगा, तो यही जो रेस्टिंग जूस्पोर है, ये इस यंग सीडलिंग को क्या करेगी, इन्फेक्ट करेगी। इन्फेक्ट करके क्या करेगी, अर्ली सिम्टम्स दिखाएगी। कहाँ पे, लीव्स पे, जैसे डाउनी मिल्ड्यू। ठीक, अर्ली सिम्टम क्या था, डाउनी मिल्ड्यू था। तो इन अर्ली स्टेजेस सिम्टम अपीयर्स ऑन लीव्स एज डाउनी मिल्ड्यू ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के लोअर सरफेस पे ये रेस्टिंग जूस्पोर जाके जर्मिनेट करेगी और कौन सी स्टेज दिखाएगी, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज शो करती है। आफ्टर सम टाइम
ग्रीन ईयर्स अपीयर्स ऑन द लीव्स, ग्रीन ईयर्स जैसे आते हैं यहाँ पे अब होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्पोरेंजियोस्पोर, तो स्पोरेंजियोस्पोर है यहाँ से होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन और क्या बनेंगे, स्पोरेंजिया बनेंगे। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड ऑन द होस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन, इसके अंदर प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, किसके वजह से हुआ, oospore की वजह से हुआ। oospore रिजल्ट्स इनटू सेकेंडरी इन्फेक्शन, oospore के थ्रू क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, उसको हमने बोला प्राइमरी इन्फेक्शन, और प्राइमरी इन्फेक्शन के वजह से ही सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ और क्या बने, स्पोरेंजिया बने। ठीक, प्राइमरी इन्फेक्शन रिजल्ट्स इनटू द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, प्राइमरी रिप्रोडक्शन के प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से ही स्पोरेंजिया बने, जो कि क्या कॉज कर रहे हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। Now these sporangia are disseminated by the wind. ये sporangia कैसे रिलीज होते हैं, विंड में रिलीज होंगे। zoospore lands on susceptible parts of the host and germinate to produce zoospore. क्या होगा, अब ये जो zoospore हैं जो विंड में डिसेमिनेट हो गए, अब ये दूसरे अपने होस्ट के पास जाएंगे, जो सपोज नियर बाय प्लांट्स है या बहुत बड़ी फील्ड होती है, फील्ड में कोई दूसरे बाजरे के प्लांट को जाके क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे और वहां जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, अपनी फंगल हाइफी बनाएंगे। These zoospore causes the secondary infection in presence of enough dew on leaves. अब क्या होगा कि बाजरा कैसा प्लांट है जो कि विंटर्स में ग्रो हो रहा होता है, विंटर में कैसी ओस होती है, लीव्स पे जो जमा हो जाती है, इस ओस की वजह से ही ये जो जूस्पोर है ये लीव्स पे जाके क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके क्या कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक बात। Towards the end of growing season of the crop, the pathogen produces oospore through sexual reproduction and keeping the pathogen alive during the unfavorable condition. जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब क्या हो जाएगा, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बन जाएंगी, रेस्टिंग स्टेज बन जाएगी, oospore बनेगा और ये वापस से आके सॉइल में रहने लग जाती है। एंड द नेक्स्ट साइकिल जब रिपीट होगी, वापस से अगर बाजरे का क्रॉप उसी फील्ड में ग्रो किया है तो ये यंग सीडलिंग्स उसको जाके इन्फेक्ट करती है। ठीक बात। Now, during harvesting of the crops, the oospore along with the plant debris are left in the soil. जब plants harvest हो रहे होते हैं, ये oospore कहाँ बने थे, seeds पे। seeds जब हम हार्वेस्ट करते हैं, जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे तो along with the plant debris, प्लांट का जो डिब्री हो जाता है, जो सूखे पत्ते और ये सब रह जाते हैं, ये उनके साथ रह जाएंगे in the soil, oospore, where they penetrate waiting for the favorable condition to return back. ठीक, और वहां जाके सॉइल में इंतजार करेंगे कि कब नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी, फेवरेबल कंडीशन हमें मिलेगा और हम वापस से प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक बात, ये तो थी हमारी पूरी डिजीज साइकिल। चलिए अब हम कंट्रोल देखेंगे कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस पैथोजन को, इस इन्फेक्शन। हम क्रॉप रोटेशन करेंगे प्लांट्स में। इस सीजन अगर हमने बाजरा ग्रो किया है तो हम विल मेक श्योर कि नेक्स्ट ईयर बाजरा ना ग्रो करे अपने फील्ड में। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ बाजरा यूज करेंगे, जैसे HB15, PHB10 एंड PHB14। रिमूवल ऑफ डिजीज्ड प्लांट्स को हम रिमूव कर देंगे। स्प्रेइंग विद डाइथेन M45, ये एक फंगिसाइड है, हम क्या करेंगे, डाइथेन M45 का स्प्रे करेंगे ओवर द प्लांट्स। सीड ट्रीटमेंट विद वेरियस केमिकल्स, सीड्स को ग्रो करने से पहले, सीड्स को सो करने से पहले हम क्या करेंगे, वेरियस केमिकल्स के थ्रू उसका स्टेरलाइजेशन करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे। आ गई आपको बात समझ में, ये तो था हमारा ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। चलिए ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं कुछ, इनको आप देख लीजिएगा, रिवीजन के लिए है ये नोट्स। ठीक बात, वो थोड़े ऊपर जो नोट्स थे वो थोड़े ज्यादा इन डेप्थ थे, ये मैंने जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस ये नोट्स बनाए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक बात, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा है, होस्ट है, इटियोलॉजी है, रिप्रोडक्शन कैसे है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो किसकी वजह से, सेक्सुअल है तो वो किसकी वजह से, कुछ सिम्टम्स बताए हैं, और ये हमने डिजीज साइकिल बताई है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट जर्मिनेशन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। चलिए अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।